हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड। मैं आज आपको ब्लड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं ब्लड से। ब्लड के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं। फर्स्ट पॉइंट आपका, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? इसके पीछे दो रीजन है। जो पहला रीजन ये आपका कि इसका ओरिजिन वही है जहां से अदर कनेक्टिव टिश्यूज और का ओरिजिन है। ओके, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्लड हमारी बॉडी में करता क्या है? ब्लड क्या करता है? हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना। अच्छा, साथ ही तो क्या कर रहा है? इसका मतलब वो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है क्या? हमारा न्यूट्रिएंट को हर एक सेल तक पहुंचाना, उसके बाद वेस्ट जो जनरेट होता है सेल से उसको वापस कैरी आउट करना। तो मींस हमारी बॉडी में एक एक सेल को कनेक्ट करके रखा हुआ है कौन? ब्लड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम जाने, इसके पीएच की बात करते हैं। तो ब्लड का पीएच जो होता है वो होता है आपका 7.4, मींस ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, और इसके बाद अच्छा, एक एवरेज एडल्ट में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है दैट इज अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लीटर्स। ये एक एवरेज एडल्ट में ब्लड की क्वांटिटी होती है। ओके, ये तो ही बात ब्लड की। अब इसके कंपोजिशन को हम चेक करते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। मींस कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड मैं आपको बता दूं, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका होता है लिक्विड पार्ट और एक आपका होता है सॉलिड पार्ट। अच्छा, लिक्विड पार्ट कौन सा है? लिक्विड पार्ट है आपका प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और सॉलिड में आपके सेल्स या कॉर्पोसल्स और सेल्स में यह डिफरेंस होता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की कमी होगी। जैसे आरबीसी की बात करें, न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब इसीलिए हम उसे कंप्लीटली सेल नहीं बोल सकते, तो इनके लिए हम यूज करते हैं कॉर्पोसल्स। ओके, मतलब जो बिल्कुल सेल के हैं लेकिन कोई ना कोई हल्का सा माइनर डिफरेंस होता है, कुछ ना किसी चीज की कमी होती है, तो हम वर्ड यूज करते हैं कॉर्पोसल्स। आगे देखते हैं प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है आपका इट इज 55%। ब्लड का टोटल अगर इसे 100% माने तो 55% आपका प्लाज्मा होता है, और सॉलिड जो पार्ट है ये होता है आपका 45%। ओके, इसके अलावा प्लाज्मा की बात करें फर्दर, तो प्लाज्मा में भी अगर हम प्लाज्मा को 100% माने तो इसमें से 92% आपका केवल और केवल वाटर होता है। 92% आपका वाटर होता है। बाकी 8% में कुछ गैसेस या कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, और भी कुछ प्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं, ये क्या है? आपके प्रोटीन्स हैं ये आपके। ओके, तो ये मिलकर होता है, इन दो चीजों से मिलकर बनता है हमारा प्लाज्मा। अब बात करें सॉलिड पार्ट की, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये अब सभी जानते हो कि इसमें तीन चीजें होती हैं आपके, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी या सेल्स नहीं कॉर्पोसल्स, डब्ल्यूबीसी, और आपका प्लेटलेट्स। इन चीजों से मिलकर आपका बनता है क्या? आपका सॉलिड पार्ट जो 45%। अच्छा, इसमें से भी जो आपको बता दूं, अगर इसको पूरा 100% माने हम तो इसमें से 98% आपका केवल और केवल आरबीसी होता है। 98% आपका आरबीसी होता है, बाकी रिमेनिंग में ये दोनों चीजें आती हैं। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इन तीनों चीजों को वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी को। अब ऐसे फैक्ट्स जहां से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये चीजें। आरबीसी, सबसे पहला इसका अनदर नेम, दूसरा नाम, आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इराइथ्रोसाइट्स। ओके, इनका लाइफ स्पैन, जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है लगभग 120 डेज, अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का होता है। ओके,
इनकी क्वांटिटी मेल्स की बात करें तो मेल में ये प्रेजेंट होता है अराउंड 55 लाख पर mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये प्रेजेंट होता है 45 लाख पर mm क्यूब। ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनमें न्यूक्लियस का एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो मैंने बताया था आपको सेल और कॉर्पोसल्स में डिफरेंस, मतलब यहां पे न्यूक्लियस नहीं है। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक और चीज, न्यूक्लियस से मैं आपको एक और चीज बता दूं, दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो कौन कौन से, यानी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आपका कैमिल एंड लामा। ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों बोलते हैं, देखिए इट कंटेन्स, ये क्या करता है, कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। इसके बारे में मैं पॉइंट बता दूं, इट कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, ब्लड में हम कहते हैं आरबीसी कैरी करती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैरी करता है आपका ऑक्सीजन को। इसके अलावा यही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेड कलर, इम्पार्ट्स रेड कलर, यही हमें ब्लड को रेड कलर देता है, इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। ओके, ये वही बात, कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू आरबीसी। ओके, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्प्लीन। स्प्लीन मैं यहां लिख देता हूं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन, स्प्लीन को, अच्छा इसके बारे में दो फैक्ट्स हैं। स्प्लीन को हम बोलते हैं बैंक ऑफ आरबीसी, बैंक ऑफ आरबीसी। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट स्टोर्स, इसमें स्टोर करता है, बहुत सारे ब्लड सेल्स को स्टोर करके रखता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ आरबीसी। इसके अलावा इसी को हम बोलते हैं आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अच्छा, बैंक तो स्टोर करता है, फिर ग्रेवयार्ड क्यों, ग्रेवयार्ड इसलिए क्योंकि स्प्लीन ही जो ओल्ड आपके जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है, तो रिमूव करता है इसीलिए ग्रेवयार्ड, स्टोर करता है इसीलिए बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, यहां से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं बताता हूं आपको, सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी किसमें होती है, सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी, स्मॉलेस्ट आरबीसी होती है आपकी मस्क डियर में। स्मॉलेस्ट आरबीसी इज फाउंड इन मस्क डियर, मस्क डियर, मस्क डियर में सबसे छोटी आरबीसी प्रेजेंट होती है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए रिलेटेड टू आरबीसी। ओके, एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको, जो मलेरिया जो डिजीज होती है वो उसमें आरबीसी अफेक्ट होती है। मलेरिया में कौन इफेक्ट होता है, आरबीसीज आपकी अफेक्ट होती हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो बात हुई हमारी आरबीसी की, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। ओके, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC इसका भी कोई अनदर नाम है, यस, इसका भी एक अनदर नेम है, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, WBC का अनदर नेम है आपका ल्यूकोसाइट्स। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन होता है करीब करीब आपका 3 to 20 डेज। इनका लाइफ स्पैन 3 to 20 डेज का होता है। इनका रोल क्या होता है, ये इंपार्ट करती है इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो रोल होता है आपका WBC का, इंपार्ट्स या प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। आरबीसी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, आरबीसी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये तो कुछ बात हुई WBC के बारे में। अच्छा, इनकी क्वांटिटी की बात करें तो दीज आर 6 to 10,000, ओनली 1000 पर mm क्यूब, ये इनकी क्वांटिटी लगभग हमारी बॉडी में, एडल्ट पर्सन्स की बॉडी में होती है। ओके, WBC, अच्छा ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्दर WBC को अगर हम डिवाइड करें तो WBC आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्रेनुलोसाइट्स और एक आपका अग्रेनुलोसाइट्स।
ये इसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है WBC का, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का अगर एग्जांपल दूं मैं आपको तो इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, और अग्रैनुलोसाइट्स आपका लिम्फोसाइट्स एंड आपका एक और कह सकते हैं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मेन रोल होता है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, सबसे ज्यादा मेजर रोल, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हुए आपके रिलेटेड टू WBC। आई होप अच्छी तरह मैं आपको समझाया पाया होगा। अब आगे देखेंगे हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स इनका कोई अनदर नेम है? बिल्कुल, इनका भी एक दूसरा नाम है। इनको हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। इनका अनदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इनकी क्वांटिटी होती है लगभग 1.5 लाख टू 4 लाख पर mm³। ये इनकी क्वांटिटी होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। इनका रोल क्या होता है? कोगुलेशन। ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है। जो आपका रक्त का थक्का जम जाता है, अगर मैं कोई चोट लग जाती है, आपने देखा होगा वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है, दैट इज नोन एज ब्लड कोगुलेशन। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये रोल होता है आपका प्लेटलेट्स का। अच्छा, अब यहां पे एक वर्ड आया कोगुलेशन। अब हम समझते हैं कोगुलेशन हमारे यहां होता कैसे है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। कोगुलेशन की अगर बात करें, मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है। कोगुलेशन देखो, सपोज कोगुलेशन होगा कब? सबसे पहले सपोज हमारे कहीं पे भी हाथ पे चोट लगी, वहां से ब्लड रिमूव होगा, वहां पे कुछ ना कुछ टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे। तो ये डैमेज टिश्यू, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो डैमेज टिश्यू, हमें कहीं चोट लगी, कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए, तो ये डैमेज्ड टिश्यू प्लेटलेट्स के साथ मिलकर एक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एंजाइम होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन समझिएगा। टिश्यू डैमेज होंगे, प्लेटलेट्स आएंगी, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपका? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, प्रोथ्रोम्बिन, इसको एक्टिवेट करता है। ये आपका पैसिव स्टेट में होता है, मींस ये अपना काम नहीं कर रहा है अभी, ये पैसिव स्टेट में है। इसको एक्टिवेट करेगा कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, और क्या बन जाएगा आपका? थ्रोम्बिन। अब ये एक्टिव स्टेट में आ चुका है, मींस अब ये अपना रोल परफॉर्म करेगा। साथ में इसमें प्रेजेंस होती है इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, कैल्शियम या आपका प्लेटलेट्स। तो इन सब चीजों की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन को। समझिएगा, सबसे पहले टिश्यू डैमेज हुए, प्लेटलेट्स मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट किया थ्रोम्बिन को। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन करेगा क्या? फाइब्रिनोजन आपका एक प्रोटीन होता है जिसको कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट कर रहा है? थ्रोम्बिन इसको कन्वर्ट करके फाइब्रिन का फॉर्मेशन करेगा। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ। फाइब्रिन एक आपका फाइब्रस यानी जालीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये फाइब्रिन लास्ट में, फाइब्रिन जो होता है आपका, ये आरबीसी के साथ मिलकर, मतलब रेड ब्लड कॉर्पोसल्स के साथ मिलकर आपका ब्लड क्लॉट कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस है आपकी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की। ध्यान से समझिएगा, डैमेज टिश्यू, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फाइब्रिन आरबीसी के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो ये हुई बात आपकी क्लॉटिंग की। और रिलेटेड टू ब्लड मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको थोड़ी सी, कुछ कोगुलेंट्स के बारे में बता दूं। कोगुलेंट्स मतलब वो चीजें जो कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। तो कोगुलेंट्स कौन कौन से होंगे आपके? जैसे आपने अभी देखा, कोगुलेंट्स कौन कौन से? आपके प्लेटलेट्स हैं,
प्लेटलेट्स आपका कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स आपका विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग में, या कैल्शियम है, तो ये सारे क्या है कोगुलेंट्स। इसी तरह कुछ एंटी कोगुलेंट्स भी होते हैं, एंटी कोगुलेंट्स। एंटी कोगुलेंट्स में एक नेचुरल कोगुलेंट एंटी कोगुलेंट की बात करें तो उसे हम जानते हैं हीपेरिन, जो फॉर्म्ड होता है लीवर में, जो हमारा लीवर में फॉर्म्ड होता है, लीवर में बनता है। हीपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। इसकी बॉडी में क्या जरूरत है, इसकी बॉडी में ये जरूरत है, ये हमारी बॉडी में ब्लड अगर कभी थिक हो जाए तो उसको थिन करने में, मतलब इसको हम कह सकते हैं ब्लड थिनर भी कह सकते हैं, ताकि ब्लड वेसल्स के अंदर कभी ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो ये हीपेरिन का रोल है। इसके अलावा अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल कोगुलेंट्स होते हैं आपके सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट या EDTA। तो ये आपके जो हैं आपके आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स हैं, आर्टिफिशियल। तो यहां पे कंप्लीट हो जाता है आपका प्लेटलेट से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। अब आगे देखिए ब्लड, हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ये तो हुई बात थी ब्लड की। अब ब्लड ग्रुप्स देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स। ओके, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये सभी को पता था। ब्लड ग्रुप को जानने से पहले आपको दो चीजें जाननी होंगी, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी देखें, एंटीजन मैं दो आपके लिए टेबल बना देता हूं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन आपके ये पाए जाते हैं प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये जो होते हैं आपके, ये ग्लाइकोप्रोटीन है आपके, ये क्या है आपके ग्लाइकोप्रोटीन, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। और ये आपके जो होते हैं गामा ग्लोबुलिन, ये आपका गामा ग्लोबुलिन है। ओके, ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं आपके, कैपिटल ए और कैपिटल बी, एंटीजन ए एंटीजन बी। और एंटीबॉडीज की बात करें, इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। इनका क्या काम होता है, यही डिटरमाइन करते हैं आपका ब्लड ग्रुप। ध्यान समझिएगा, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कौन करता है, आपके एंटीजन्स, ब्लड ग्रुप डिटरमाइनर, इनको बोलते हैं ब्लड ग्रुप डिटरमाइनर। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, वर्क्स अपोजिट टू एंटीजन, ये एंटीजन के अपोजिट वर्क करते हैं। अच्छा, अब बात करें, अच्छा ये एंटीजन की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टाइनर। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे, कार्ल लैंडस्टाइनर। एक नाम है साइंटिस्ट को, कार्ल लैंडस्टाइनर। ये वो पर्सन है जिसने डिस्कवर किया था किसका, एंटीजन ए एंड बी का, एंटीजन ए और बी, इनकी डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ओके, ये हुई बात आपकी ब्लड ग्रुप्स के डिस्कवरी की बात। अब ब्लड ग्रुप आपके चार होते हैं, कौन कौन से, चार ब्लड ग्रुप होते हैं आपके पास, ब्लड ग्रुप ए, आपका ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ओके, अब बात करें इसमें एंटीजन्स की। मैंने बताया था ब्लड ग्रुप डिटरमाइनर कौन है आपका, एंटीजन्स। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं हम, ए, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या एब्सेंस ही बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंटीजन ए। बी की बात करें तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी। ए बी में आपका ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और ओ में आपका कोई एंटीजन नहीं होता। ओके, अगर एंटीबॉडीज की बात करें, एंटीबॉडीज की बात करें, अगर एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी, जो एग्लूटिनेशन मतलब ब्लड की क्लॉटिंग या क्लंपिंग उनको प्रिवेंट करती है, एंटीबॉडी। बी में कौन सा प्रेजेंट होगा, ए। अब ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। यहां बात करें एंटीजन, एक भी एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप में, तो यहां एंटीबॉडी आपकी ए भी होगी और एंटीबॉडी आपकी बी भी होगी, दोनों ही एंटीबॉडीज यहां पे प्रेजेंट होती हैं। ये चार हुए आपके ब्लड ग्रुप। अच्छा, अब आपने सुना होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, यानी खून चढ़ाना जिसे हम कहते हैं। तो कौन किसको दे सकता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, अब आप देखिएगा उनको। अगर हम बात करें डोनर की, डोनर, अगर हम ब्लड का यहां डोनर और यहां बात करेंगे रिसीवर की,
ब्लड रिसीवर की बात कर रहे हैं, ब्लड डोनर ब्लड रिसीवर। तो पहली कंडीशन तो डोनर की होनी चाहिए क्या, सेम एंटीजन हो, सेम एंटीजन मतलब जो दे रहा है और जो ले रहा है उनका सेम एंटीजन हो, एंटीजन। या फिर डोनर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एब्सेंस ऑफ एंटीजन हो, एब्सेंस ऑफ एंटीजन, एब्सेंस ऑफ एंटीजन, ये सेकंड कंडीशन है फॉर द डोनर। मतलब या तो सेम एंटीजन हो या उसके पास एंटीजन हो ही ना। रिसीवर की बात करें तो इसके लिए पहली कंडीशन तो सेम, आपका सेम एंटीजन होना चाहिए, मतलब जो ब्लड दे रहा है और जो ले रहा है दोनों का एंटीजन सेम होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, वरना दिक्कत आएगी। यस, यूं कहें वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, ब्लड इवन कैन कॉज डेथ। ओके, यहां पे एब्सेंस होनी चाहिए एंटीबॉडी की, मतलब जो ले रहा है या तो उसका सेम एंटीजन हो या फिर उसके पास एंटीबॉडी हो ही ना तो भी वो ले सकता है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। ओके, जैसे इसीलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, जो यूनिवर्सल डोनर हम बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर हम ओ को बोलते हैं, या पर्टिकुलरली बात करें तो ओ नेगेटिव। नेगेटिव क्या है मैं बताऊंगा आपको, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। देखिए डोनर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम एंटीजन, मतलब ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, आपको बताया था कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है ना, इसीलिए क्या है सभी को दे सकता है, कोई एंटीजन नहीं होता, सेम हो या फिर कोई भी एंटीजन ना हो, आप जानते हो कि बस कोई एंटीजन नहीं है तो बिल्कुल दे सकता है ये, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर एक्सेप्टर की बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, हमने एक्सेप्टर के लिए दो कंडीशन पढ़ी। देखिए पहली कंडीशन तो सेम एंटीजन है तो सभी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, सेम एंटीजन है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, या फिर एंटीबॉडी हो ही ना, आप जानते हैं ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं होती, तो इसीलिए ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाया जाता है। पर्टिकुलरली बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये तो ये बात रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप्स। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी RH फैक्टर, जो डिटरमाइन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर सबसे पहले बात करें इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो RH फैक्टर की डिस्कवरी उसी पर्सन ने की थी जिसने एंटीजन A और B की डिस्कवरी की थी, इसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, और साथ में इसके लिए एक और बंदे को जाना जाता है, इसका नाम है वीनर। ये दो बंदे हैं जो जाने जाते हैं RH फैक्टर की डिस्कवरी के लिए। अच्छा, डिस्कवर सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी एक मंकी के अंदर, कौन सा, रीजस मंकी, रीजस मंकी में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी। ओके, ये तो भी बात इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। अब RH फैक्टर देखिए, RH फैक्टर क्या हेल्प करता है, RH फैक्टर आपके ब्लड ग्रुप डिटरमाइनिंग में भी हेल्प करते हैं। ब्लड ग्रुप तो आपने पढ़ लिए, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कौन करता है, एंटीजन्स ए बी, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों है तो ए बी, नहीं है तो ओ। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव का सीन क्या है, देखिए अगर RH फैक्टर पॉजिटिव मींस RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं RH फैक्टर प्रेजेंट, RH फैक्टर की अगर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप हो गया आपका पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर एब्सेंट है, इफ एब्सेंट, तो ब्लड ग्रुप हो गया नेगेटिव। मींस सपोज किसी की बॉडी में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप हुआ ए, साथ में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर सपोज सेम पर्सन किसी का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसकी बॉडी में RH फैक्टर एब्सेंट है, RH फैक्टर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे उसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। RH फैक्टर प्रेजेंस पॉजिटिव, एब्सेंस नेगेटिव। ओके, ये हुई बात RH फैक्टर की। अब हम देखते हैं एक डिजीज को, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, एक डिजीज है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या है ये डिजीज, ये डिजीज ये है, सपोज एक कपल के अंदर अगर मेल पेरेंट में RH फैक्टर प्रेजेंट है, मेल जो है उसकी बॉडी में ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो, अगर RH फैक्टर की बात करें मींस ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उसका RH फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल की बॉडी में, जो फीमेल है उसके बॉडी में RH फैक्टर नहीं है, मींस उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। इन दैट केस क्या होता है, फीटस का में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, फीटस में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है मदर की बॉडी में RH फैक्टर एब्सेंस होने की बजाय मदर की बॉडी में इस RH फैक्टर के अगेंस्ट में RH एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप होती हैं, मदर की बॉडी में
एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड का एग्लूटिनेशन मींस क्लॉटिंग या क्लंपिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, जिससे फीटस की डेथ हो सकती है। लेकिन इस केस में फर्स्ट बेबी जो होता है वो तो नॉर्मल हो सकता है, प्रॉब्लम आती है सेकंड प्रेगनेंसी के केस में। सेकंड केस में एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है कि ये फीटस के आरबीसीज को किल करना शुरू कर देती है, जिससे फीटस की डेथ हो सकती है, या अगर हुआ भी तो वह बहुत वीक हो सकता है। तो ये हुई बात आपके पूरे टॉपिक की, ब्लड ग्रुप उससे रिलेटेड डिजीज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटस हमने खत्म किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।